ओके, सो अब हम देख लेते हैं इसकी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में ऑब्वियसली आप सबसे पहले तो कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करेंगे। ये जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ट्रीट करेंगे। स्ट्रोक को आप किस तरह से मैनेज करते हैं कि मोस्टली स्ट्रोक आपको 2 ईयर से कम वाले बच्चों में नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और साइको सोशल जो चेंजेस नज़र आ रही होती हैं ऐसे बच्चे में ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज़ एंड मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन, तो उसको आप ट्रीट करेंगे बाय काउंसलिंग। इसके अलावा ब्रेन एब्सेस जो है ये 2 ईयर से ज़्यादा वाले बच्चों में नज़र आ रही होती है, तो और मोस्टली वो प्रेजेंट करते हैं फीवर, हेडेक और क्रेनियल पाल्सीज़ के साथ। तो इसको आप ट्रीट करेंगे ब्रेन एब्सेस को एंटीबायोटिक्स एंड ड्रेनेज के साथ, ठीक है। जो फेलियर टू थ्राइव एंड ग्रोथ रिटार्डेशन थी उसको आपने ट्रीट करना है बाय गिविंग गुड कैलोरिक इनटेक टू द पेशेंट, ठीक है। और उसको जो डिफेक्ट है आपने उसको जितना जल्दी हो सके उसको ट्रीट करना है, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस को ट्रीट करने के लिए आप प्रोफाइलेक्सिस देते हैं एंड ऑरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं। फिर हाइपोग्लाइसीमिया है एंड एनीमिया जो कॉम्प्लिकेशन है उसको ट्रीट करने के लिए आप आयरन सप्लीमेंट्स देंगे और ट्रांसफ्यूजन देंगे, ठीक है। पोलीसाइथीमिया जो है उसको ट्रीट करने के लिए आप उस पेशेंट को अच्छे से हाइड्रेट करवाएंगे, ठीक है। उसकी हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे और फ्लेबोटमी करेंगे, ठीक है। ये गई ट्रीट किस तरह से आपने कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट किया। इसके अलावा आपने हार्मोनल थेरेपी जो है वो पेशेंट की मेंटेन करनी है, ठीक है। देन आपने हाइड्रेशन को मेंटेन करना है ताकि जो हीमो कंसंट्रेशन है और जो पॉसिबल थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स हैं उनको अवॉइड किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा आपने हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना है और हेमाटोक्रिट को भी मेंटेन करना है नॉर्मल रेंज में। देन आपने जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है ताकि ऑक्सीजन की कंजम्पशन को लिमिट किया जा सके, ठीक है। सो ये थी सारी मेडिकल मैनेजमेंट। देन आप किस तरह से टेट स्पेल को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले ना आपने पेशेंट की नी चेस्ट पोजीशन जो है वो अटेन करवानी होती है, यानी स्क्वेटिंग पोजीशन। एमसीक्यू में आता है कि आप कौन सी इमीडिएट जो है टेट स्पेल को ट्रीट करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। तो उसमें अक्सर ऑप्शन होते हैं ऑक्सीजन इनहेलेशन, नी चेस्ट। तो आपने नी चेस्ट पहले का लिखना है और उसको ही टिक करना है, ठीक है। क्योंकि नी चेस्ट स्क्वेटिंग पोजीशन होती है उसमें क्या होता है कि आपका जो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका जो वीनस रिटर्न है वो बढ़ता है, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी तो आपका वीनस रिटर्न कम होगा, जिसकी वजह से शंटिंग कम होगी और हाइपोक्सिया जो है वो बेहतर हो जाएगा ऐसे पेशेंट्स में, ठीक है। और फिर ऑटोमेटिकली जो उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो किसी हद तक जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगी, ठीक है। सो नी चेस्ट पोजीशन से ऑटोमेटिकली आपके ऑक्सीजन लेवल सिर्फ बेहतर हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप ऑक्सीजन इनहेलेशन देंगे ऐसे पेशेंट्स में। देन आप मॉर्फिन दे सकते हैं ताकि उसकी एंजाइटी को कम किया जा सके और उसका जो सिंपैथेटिक ओवरड्राइव है उसको प्रिवेंट किया जा सके। देन एसिडोसिस को प्रिवेंट करने के लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे और बीटा ब्लॉकर्स जिसमें प्रोप्रानोलोल आ जाता है वो आप देते हैं ताकि आप स्पेल्स को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। देन आपके पास सर्जिकल मैनेजमेंट आ जाती है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आपके पास पैलिएटिव सर्जरी आ जाती है और इसके अलावा हमारे पास आ जाती है करेक्टिव सर्जरी। सो पहले हम पैलिएटिव सर्जरी देख लेते हैं। सो पैलिएटिव सर्जरी के लिए जो निमोनिक है ना दैट इज़ BPW। सो एक तो इसमें आपके पास जो ऑपरेशन होता है दैट इज़ ब्लालॉक टॉसिंग शंट, जिसमें आपके पास राइट सबक्लेवियन से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ शंटिंग होती है ब्लड की, ठीक है। ब्लालॉक टॉसिंग शंट B से हो गया। P से आपके पास आ जाता है पॉट शंट, ठीक है, जिसमें डिसेंडिंग एओर्टा से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी की तरफ शंटिंग होती है। और फिर W से आता है वाटरसन शंट, जिसमें असेंडिंग एओर्टा से राइट पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जो है वो शंटिंग होती है। सो B से हो गया ब्लालॉक टॉसिंग शंट, जिसमें राइट सबक्लेवियन से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ शंटिंग है। पॉट शंट में आपके पास डिसेंडिंग एओर्टा से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और वाटरसन शंट में अब डिसेंडिंग था, यहाँ पे अब असेंडिंग एओर्टा से राइट पल्मोनरी आर्टरी में शंटिंग हो रही है, ठीक है। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं इस पैलिएटिव सर्जरी की। एक तो यहाँ पे रेडियल पल्स जो है वो डिमिनिश हो जाएगी। इसके अलावा आर्म लेंथ डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है, हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है या डायफ्रामेटिक पैरालिसिस और काइलोथोरिक्स हो सकता है, ठीक है। करेक्टिव सर्जरी आप इस तरह से करेंगे। सो करेक्टिव सर्जरी मोस्टली की जाती है बिटवीन 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, जिसमें आप जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उसको बंद करते हैं और जो राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या फिर प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ करेक्टिव सर्जरी, ठीक है। एक तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है और दूसरा प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स है। प्रोग्नोसिस कैसा होता है कि यहाँ पे डेथ जो है वो हो सकती है ड्यू टू टेट स्पेल।
लेकिन अगर तो बच्चा सर्वाइव कर जाता है ना पहले साल में, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर गया है और वो अगले 10 साल भी विदाउट सर्जिकल करेक्शन जो है वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि कोलेट्रल्स इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं उसकी जो हार्ट है उसके अंदर, ठीक है। बिटवीन द सिस्टमिक एंड परमेबल सर्कुलेशन जो कोलेट्रल्स हैं बेसिकली वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अगर पहले साल में सर्वाइव कर गया था तो वो नेक्स्ट 10 ईयर्स भी बगैर सर्जिकल करेक्शन के सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। फिर कंप्लीट रिपेयर जो है आप करते हैं बिफोर स्कूल एज, कंप्लीट रिपेयर की जाती है बिफोर स्कूल एज ताकि गुड सर्वाइवल हो सके। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो है ना, इवन आफ्टर कंप्लीट रिपेयर दे कैन डाई ड्यू टू डिसरिथमियाज, ठीक है। तो ये आप याद रखना है, दे कैन डाई ड्यू टू डिसरिथमियाज। तो यहाँ पे आपका जो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलिट है आई थिंक वो आपको कम्प्लीटली समझ आ गया है।